देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के दौरे अमेरिका के बारे में। क्या खोया क्या पाया। जाने से पहले ये कंट्रोवर्सी ख्वाजा आसिफ साहब मोल ले चुके थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया बिल्कुल ठीक कहती है, हमें सबसे पहले अपना घर इन ऑर्डर करना होगा, जिसके ऊपर एक ज़ाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से आसमान उठा लिया गया था। जाने के बाद जितनी कंट्रोवर्सी उन्होंने ख़रीदी वो उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें डू मोर करने के लिए वक्त चाहिए, जबकि आर्मी चीफ पहले ही कह चुके थे कि अब हमें डू मोर नहीं करना, अब दुनिया को डू मोर करना है। अब यहाँ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की अगर हम बात करेंगे तो जमहूरियत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि आर्मी चीफ की इस वाज़ेह बयान के बाद ख्वाजा आसिफ साहब तक मैसेज कन्वे क्यों नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों जाकर के एक मुखासमत बिलावजह मोल ली। अंकल सैम से अपील की कि हमें डू मोर करने के लिए वक्त दे दिया जाए। अकेले वो कैसे डू मोर कर लेंगे, ये भी एक हल तलब मसला है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब के इन बयानात ने, जिन्हें अपोजिशन काफ़ी हद तक मुतनाज़ कह रही है, मैं नहीं, अपोजिशन इसे काफ़ी हद तक मुतनाज़ कह रही है, इन बयानात ने ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई उल्टा आलमी अदालत में या कटहरे में खड़ा कर दिया है। और ऐसा लग रहा है अपोजिशन को, कम अज़ कम या ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की अगर बात करें, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया ख्वाजा आसिफ साहब को। फरमाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जैसे वज़ीर साहब, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ जैसे वज़ीर ख़ारजा के होते हुए हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। तो क्या साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा उमूर का मैदान संभालने में या इस मामले को संभालने में, इस टास्क को टेकअप करने में कुछ गलती कर रहे हैं? ये हमारा आज का मौजू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर और मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब राजा ज़फ़रुल हक़ साहब। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राजा साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने इब्तिदाइये में जो भयानक नक्शा खींचा है, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कोई दरोगोई से काम लिया है तो उससे पहले ही मैं आपकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करूँगा अपने नाज़रीन के लिए। पहले ज़रा ये मुलाज़ा कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे सवालात पूछता हूँ। दिखाएंगे। You're trying to find scapegoats in our region, especially Pakistan. Now let me ask a question. The drug production in Afghanistan has gone up by 3,700%. The volume is $120 billion. Are we responsible for that? Daesh is there in 3 provinces. Proven presence. Are we responsible for that? 40% of territory has been lost to Taliban in the last 15 years. Are we responsible for that? Abdullah and President Ashraf Ghani, they are fighting with each other. I don't want to narrate the extent of their fight because that will be undiplomatic. Are we responsible for that? More than 100,000 American troops were there. Over $1 trillion have been pumped into that economy. The corruption, the Taliban selling their weapons, Afghan soldiers selling their weapons in open market, in open auction to the Taliban. Are we responsible for that? राजा साहब, ये तो था इस बयान का वो हिस्सा जो किसी हद तक तशफ़ी क़ल्ब का बायस बना। अब आपको दिखाते हैं इस बयान का वो हिस्सा जिसने एक अपोजिशन रहनुमा के मुताबिक, या कह लीजिए इमरान खान साहब के बयान के मुताबिक, हमें आलमी अदालत में या हमें एक कटहरे में खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को सुबकी से 2-4 किया। वो बयान था डू मोर से मुताल्लिक़। चलाएं जी। What happened after you left Afghanistan in the 1980s? We were left to deal with this whatever was left of Afghanistan, and we are embroiled. We are stuck in this quicksand for last more than 26-27 years. But for God's sake, let me bear my pain or my insight before this audience. It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar-e-Taiba. Yeah. They are liabilities. I accept their liabilities. But give us time to get rid of these liabilities, because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liability.
मेरा ख्याल है हमारी प्रोडक्शन टीम में से किसी की रिश्तेदारी निकल आई ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, मुसलसल उन्हें बरी करने पे तुले में। सर मैं अपने मुंह से बता देता हूँ, इसलिए कि वीडियो तो नहीं चला पा रही है, हमें डू मोर करना होगा, ये उसका लुब्बे लुबाब है। अब मैं आपसे सवाल की तरफ आता हूँ, हमें डू मोर के लिए वक्त चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब को अकेले डू मोर करने के लिए वक्त क्यों चाहिए, और आर्मी चीफ ने क्यों ये बयान नहीं दिया, क्यों आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर दुनिया को बता दिया था कि अब हम डू मोर नहीं करेंगे? ये नूरुल आरिफीन साहब, आपको पता है कि ये इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं तो जो भी कोई स्टेटमेंट देता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसकी रिबटल शुरू हो जाती है, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, और ये काम जो है वो मुखालफिन भी कर रहे हैं और ये काम मीडिया भी कर रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इन बयानात को एक पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए, मुल्की मफाद को सामने रखना चाहिए और एक वसी नज़र से इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहे कि अब कोई मज़ीद हमारे करने की बात ही नहीं रह गई, तो कुछ लोग इस बात से भी खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आए रोज़ कोई ना कोई मामलात ऐसे चलते रहते हैं जिससे इस बात की ज़रूरत बाकी रहती है कि हमें अपने मुल्क को एक पुरअमन मुल्क बनाना है, अपने शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज करना है और हर उस इल्ज़ाम से बचना है जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस हो। सर कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं यहाँ ये इस्तफसार करना चाहूँगा कि ऐन उस वक्त जब पूरी दुनिया की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ है, हमें अपने आप को क्लैरिफाई करना है, और यहाँ उल्टा हमारे वज़ीर ख़ारजा सबके सामने बबांगे दोहल कह देते हैं कि हम डिफ़ॉल्टर हैं, हमें डू मोर करना होगा, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। नहीं। ये बात अगर इंडियन वज़ीर ख़ारजा करता तो समझ में आती थी, लेकिन यहाँ अपोजिशन को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं या हुकूमत हिंदुस्तान के। ये आपका अंदाज़ मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हमें अपने मुल्क को महफूज करना है और भारत जैसे हमसाए जो हर वक्त इस बात की तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई मौका मिले तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ एक तरफ से या दूसरी तरफ से, और अगर कहीं और से मौका न मिले तो कुलभूषण यादव जैसे लोगों को अंदर भेजकर यहाँ सबटाज करने की कोशिश करें। ये मसाइल हैं असली पाकिस्तान के, और इससे न सिर्फ आर्मी बल्कि अवाम और सियासी जमातें और सिविलियन गवर्नमेंट, इन सब को मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। राइट सर, मैसेज कन्वेड। आपने अभी यहाँ अपनी गुफ्तगू में कहा कि भारत जो हमें नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई मौका तलाशता रहता है। अगर वाकई बात ऐसी ही है जो भारत के बारे में आप बयान कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा सर कि फिर नरेंद्र मोदी से दोस्ती के गीत गाने की क्या ज़रूरत थी? नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलवाकर उससे बगलगीर होने की क्या ज़रूरत थी? तीसरी बात, सजन जिंदाल को मरी में बुलाकर, या वो अगर आ भी गए थे तो उनसे खुफिया मुलाकात करने की या उस एहतमाम की ज़रूरत क्या थी? भारत आप खुद फरमा रहे हैं कि हमें नीचा दिखाना चाहता है। चौधरी निसार साहब का एक बयान मैं पिछले कुछ दिनों पहले अपने प्रोग्राम में चला चुका हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो ये दुश्मन मुल्क से इतनी दोस्ती करने की क्या ज़रूरत थी सर? नहीं, दोस्ती और चीज़ है और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और चीज़ है। डायलॉग का रास्ता खुले रखना, इसके लिए आपके दोस्त ममालिक और जो आपके बेख्वाह हैं, हत्ता कि मैं नाम भी ले देता हूँ कि चाइना है, और उनकी भी ख्वाहिश है कि आप डायलॉग को बिल्कुल मुनक़ता न करें। दुश्मन के साथ भी डायलॉग जारी रहना चाहिए। सर आपने कहा है तो मानना पड़ रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब की जो फुटेज इस वक्त चल रही है, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें रही हैं,
ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो इसमें डिप्लोमेटिक कम और पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रही थी। अपोजिशन का भी यही कहना था, मीडिया भी उन दिनों जो आपसे काफ़ी अकीदत रखता है वो भी यही लिखता रहा, मुझ जैसे कुछ नाक़िबत अंदेश एंकर्स को भी कुछ ऐसे ही लगता रहा कि उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम थे, पर्सनल रिलेशंस या कारोबारी ताल्लुकात या इस तरह की कुछ चीज़ें ज़्यादा थी। तरदीद फरमा दीजिए सर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और इसका कोई जवाज़ नहीं है। हमारी एक दूसरे के साथ इख्तलाफात भी हैं, मुसाबकत भी है, मुकाबला भी है सियासी तौर पर, लेकिन उसको इस हद तक ले जाना कि जहां अपने मफादात को, मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचे, ये तरीका ठीक नहीं है। जो मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं वो शख्सी नहीं होते, वो मुल्की मफाद के ऊपर बेस्ड होते हैं। और अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि मुझे गलतफहमी हुई है, मैं मान सकता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, अक्सरियत को या अक़लियत को ये सही गलतफहमी हुई है, ये मैं मान सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसा कोई मिस्टेक कमिट नहीं किया। अपोजिशन जो है वो उसका काम ही तनकीद के डोंगरे बरसाना है और अपोजिशन अपना ये वाहिद काम पूरी अक़ीदतमंदी के साथ और तुंदही के साथ अदा कर रही है, मान लिया। कायमा कमेटी को ख्वाजा आसिफ साहब के साथ या आपकी हुकूमत के साथ कौन सी ऐसी दुश्मनी थी कि उसने इस बयान को कंडेम किया? फरमाया गया कि पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। खुसरू बख्तियार साहब चेयरमैन मुंतखब हुए, सेक्रेटरी खारजा से अमरीकी पॉलिसी पर ब्रीफिंग ली गई, दिस दैट। खारजा कमेटी को, कायमा कमेटी को क्यों ऐसा लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान या वहाँ उसे एक पेडिस्टल पे दिया गया ये एक बयान गैर मुनासिब था, उसकी टाइमिंग सही नहीं थी, इसका कंटेंट गलत था? देखें जी, बात यह है, मैंने पहले गुजारिश की है कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुल्क के अंदर ये तलखी बढ़ती रहती है। हमेशा ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है। लेकिन उसका अंदाज़ जो पाकिस्तान में है वो बड़ा निराला है। लोग इस तरफ देखते ही नहीं हैं कि उनके इन बयानात की वजह से मुल्क को कितनी एम्बेरसमेंट हो सकती है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, एजाज चौधरी साहब का एक बयान मेरे सामने, फरमाते पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ है। अब ये बयान ही गलत है। पाकिस्तान, पाकिस्तानी हुकूमतें, पाकिस्तानी जोमा तो शुरू से अमेरिका के साथ हैं। बयान तो ये होता कि अमेरिका हमारे साथ है या नहीं है। अमेरिका तो हमारे साथ नहीं है, अमेरिका तो हमें आंखें दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमें एक राह रास्त दिखाने की कोशिश की है इन्वर्टेड कॉमास में, जिसके बाद आमन्ना सदकना हो रहा है। नहीं, ये आपकी लैंग्वेज जो है उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो आइडिया है मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। नहीं सर, आइडिया सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ स्पाइस ऐड करके और सवालात पूछ सकूं और कुछ रेटिंग बटोर सकूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपोजिशन के हाथों बिल्कुल फ़रोख्त नहीं हुआ, इस बात की मैं कसम खा सकता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, BBC जो है, BBC लिखता है कि ख्वाजा आसिफ की बेबाक तकरीर देखकर लगता है पाकिस्तानी पॉलिसी बदल गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने लगी लिपटी बातें नहीं की। BBC को तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, नायब सदर एशिया सोसाइटी को भी ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, साद रफ़ीक साहब भी हैं, उनको भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ट्वीट में लिखते हैं, ख्वाजा आसिफ ने जुर्रत और तदब्बुर से अमरीकी पॉलिसी मेकर्स को उनकी सरजमीन पर आईना दिखा दिया। अच्छा, जितनी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है मैट्रिक तक, उसके बाद मैं पढ़ नहीं सका, तो ये वीडियो देखकर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आईना दिखाया है। ये जो अंकल नज़र आ रहे हैं इस वक्त टीवी पर, इन्होंने उल्टा आईना दिखाया है, जितना मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सीखी है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गलतफहमी को दूर करने के लिए कोई नुस्खा तजवीज़ करेंगे आप? नहीं, उसको नुस्खा तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसके पीछे जो आइडिया कार फरमाया उसे देखने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, ये मुझे बताइए सर, एक और कॉलम निगार हैं सलमान गनी साहब, लिखते हैं दाखिली बहरान खारजा महाज पर पाकिस्तान की नाकामी की वजूहात। ख्वाजा आसिफ ने कलदम तंजीमों को बोझ करार देकर एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। आपके ख्याल में, आप कह रहे हैं कि हमें सिफारती महाज पर या किसी भी महाज पर कोई हजीमत नहीं हुई, लेकिन इससे आपके ख्याल में ग्लोबली, इंटरनेशनली अगर हम बात करें या डिप्लोमेटिकली, दुनिया भर को क्या मैसेज कन्वे हुआ
टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बताइएगा, दुनिया भर को क्या मैसेज कन्वे हुआ कि हमारी आर्मी अलग सोच रखती है इस हवाले से और हमारी हुकूमत अलग, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आए रोज़ जब कोई बयान होता है तो हम यही कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के पीछे बड़ी मजबूती से खड़े हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने वालों के ख़िलाफ़। इसलिए इसमें कौन सी दो राय हैं या दो अलग रास्ते हैं? एक ही रास्ता है। पाकिस्तान के अवाम भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी और आर्म फोर्सेस भी, बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो सारे यकजान होकर पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा टेक्निकली एक बात भी तो है ना, अगर मैं 5वीं जमात के तालिब इल्म पर 10वीं जमात का कोर्स लाद दूँ तो जाहिर है कि वो इसी तरह की हरकतें करेगा कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। पाकिस्तान में एक शख्स माजरत के साथ सर, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल नॉलेज का सवाल रेज कर रहा हूँ। एक आदमी जो कल तक बिजली और पानी का वजीर था, अब ये अलग बात है कि ना हमारे यहाँ पानी है ना बिजली है, आपके ख्याल में अचानक से उसका कलमदान तब्दील करके उसको खारजा उमूर जैसा कॉम्प्लिकेटेड महकमा असाइन कर देना, आपके ख्याल में उन सारी चीज़ों का नतीजा यही सब कुछ बरामद नहीं होगा जो आज हो रहा है, जिसके ऊपर मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिल गया और आप जवाब दे रहे हैं? ये गलत बात है। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ का एक्सपोजर इंटरनेशनल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये बिजली और ये एनर्जी की जो कमी थी उसको पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि लोड शेडिंग जो 18-18 घंटे हुआ करती थी, 4 साल की इस मेहनत की वजह से वो कमोबेश ख़त्म ही हो गई है। और कभी अगर आप कारखानों को बिजली देते थे तो घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं रहती थी, घरेलू इस्तेमाल में शोर मचता था तो कारखानों के लिए नहीं रहती थी। और आज अल्लाह का फजल है और मेरा ख्याल यह है कि आइंदा चंद महीनों में ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। नाजरीन, तो राजा ज़फ़रुल साहब की इस इंकशाफ के बाद सुनकर तमानियत तो बहुत हुई कि पाकिस्तान में बहरान ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे पहले कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाए, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे एक और नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ। नाजरीन, वेलकम बैक। बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में एक इंतहाई अहम मौजू पर। तारिक पीरज़ादा साहब, मारूफ तज्ज़ियाकार, हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ओहदेदार ने, एक अहलकार ने, उसके हौलनाक लर्ज़ा खेज़ किस्म के इंकशाफात ने खलबली मचा दी है। एक अखबारी इत्तला के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस अफसर ने एक पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुतअद्दिद अफसरान के गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों से बाज़ाब्ता करीबी रवाबित हैं। इन ममालिक में शाम, ईरान, भारत, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। उस अफसर का कहना है कि तमाम तर दस्तावेज़ी सबूत और शवाहिद फराम करने के बावजूद भी डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी तौर भी कोई भी कार्रवाई करने पर तैयार नहीं है। अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए ये एहलकार बाज़ाब्ता रो पड़ा। उसका ये कहना था कि उसकी हुब्बुल वतनी उसे इस कोर्ट तक लेकर आई है ताकि इस इंतहाई अहम तरीन मामले को कौम के सामने लाया जा सके, और उसे मुतअद्दिद धमकी आमेज़ टेलीफोन कॉल्स रिसीव हुई हैं और उसे केस से विड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। उसने ISI से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लेकर और कार्रवाई की जाए। तारिक पीरज़ादा साहब, सर जो कुछ भी हुआ वो आपकी नॉलेज में ऑलरेडी है। ये मुझे बताइएगा कि डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से मुतअद्दिद ख़बरें, इमरान खान साहब के इस हवाले से मुतअद्दिद बयानात, उनके मुतालबात सबकी नज़र में है कि उन्होंने जाकर मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म से लंदन में खुफिया मुलाकात फरमाई है। जब डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑलरेडी इतने ओवर वर्कड है, जब वो इतने प्री ऑक्यूपाइड है मुख्तलिफ कामों में, तो इस एक छोटे से काम, इन्वर्टेड कॉमास में छोटे से और गैर अहम काम के लिए उनके पास वक्त कहाँ से आएगा सर? असल में ये गैर अहम नहीं है, इससे ये नतीजा निकालना बहुत आसान हो जाता है कि वो जो अभी आपने बात कही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑफिसर ने बहुत से अफसरों के मुतालिक
मुकदमा दायर किया है, वो गया है दरख्वास्त लेकर कि इनके उज़्बेकिस्तान और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियों से ताल्लुकात हैं। तो ये लोग जितने जिनका आपने जिक्र किया है, इनको इंटेलिजेंस की दुनिया में डबल एजेंट कहा जाता है। लेकिन अगर डीजी जो है, डायरेक्टर जनरल जो है आईबी का, अगर वो एक मुस्तरद शुदा वजीर आजम को खुफिया तौर पर लंदन जाकर मिलता है और उसकी तस्दीक आज शाम, मेरा ख्याल है परवेज रशीद ने ये किसने की है, उन्होंने कहा कि हाँ मुलाकात हुई है और ये जाती मुलाकात थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत का मुफाद जो है उस डायरेक्टर जनरल से लेकर निचले डबल एजेंट्स तक इन लोगों को अजीज नहीं है और इस मुकदमे को अदालत को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स होता तो शायद बहुत बड़ी कार्रवाई का पहला दिन ही जो है ना बामानी हो जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मसले को नज़रअंदाज नहीं करेगी। तो डीजी से लेकर नीचे तक हम, इसका मतलब ये हुआ कि डीजी भी डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है कि एक मुस्तरद शुदा वजीर आजम के लिए के साथ राब्ते में है। और क्यों कि उसको मालूम है कि उस मुस्तरद शुदा वजीर आजम की पार्टी की हुकूमत मौजूद है और वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएगी अगर उसको कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ। डबल एजेंट सर, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, ये अफसर तो अदालत में खड़े होकर कह रहा है कि अगर ये इल्जामात गलत साबित हो जाएं तो अदालत जो सजा चाहे तजवीज़ कर दे। मैं असल में फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों के खिलाफ अदालत में आया हूं और मेरी इस दरख्वास्त पर मुनासिब कार्रवाई की जाए ताकि वतन अजीज़ के मफाद को मुकद्दम रखते हुए वॉट एवर किया जाए। अब ये मुझे बताइए कि अगर एक आदमी के जहन में, दिल में खोट होगा तो उसके अमल से कुछ ना कुछ बात तो जाहिर हो ही जाती है। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई ऐसी गलत बात है या कोई गलत मुतालबा है। आपके ख्याल में इस अदालत में इस एक मामले का नोटिस लिया जा सकेगा? आपके ख्याल में क्या वाकई ISI से इस अफसर का अपील करना और उसके बाद फिर ISI का हरकत में आना ये वाकई मुमकिन हो सकता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसा इदारा, अगर उसमें इस तरह की चीज़ हो रही है, अभी तक सब एलिगेशन से कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ, मैं और आप सर्टेन तो नहीं कोई बात कर सकते, क्या कहेंगे सर? देखिए, नहीं, उसके अंदर दो तीन बातें हैं। पहले तो यह है कि मुल्क का जो आला तरीन इंटेलिजेंस का अदारा ISI, उसको इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि इन लोगों के गैर मुल्की उसके कहते हैं एजेंटों से और हुकूमतों से कैसे ताल्लुकात हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है और कौमी सलामती का मामला है। दूसरी बात, जहाँ तक इस अदालत के पास जाने की बात है, कोई शख्स जो एक बहुत बड़े महकमे का अफसर रह चुका हो या हो और वो अदालत में जाए तो वो उसका बजाय खुद जाना एक बहुत बड़ी गवाही है और उसके साथ अगर उसके पास दस्तावेजात हैं तो वो तो सोने पर सुहागा और नाकाबिल तरदीद हैसियत इख्तियार कर लेता है उसका आना। तो मैं इस बात की बहुत ताकीद से कहूँगा अदालतों को भी और ISI के हुकाम को भी कि इन डबल एजेंटों को और IB का जो डायरेक्टर है उसके मुतालिक फौरी तौर पर एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुस्तरद शुदा वज़ीर आज़म का उतना ही खतरनाक है उससे मिलना IB के डायरेक्टर का जितना कि निचले अफसरों का किसी गैर मुल्की, उसे क्या कहते हैं, एजेंटों से मुलाकात करना। ये सर, तो ये मुझे बताइएगा, मीडिया पर भी इस खबर का टोटल कंप्लीट बाइकआउट नजर आया, मीडिया पर भी इस तरह की कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि प्रिंट मीडिया ने तो इसको कवर किया है, मुख्तलिफ अखबारात में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये मुझे बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तो प्रोग्राम करने निकल खड़ा होता है, कभी NA 120, कभी कुछ। आपके ख्याल में ये इतना अहम तरीन मौजू किस तरह से मीडिया की इस रोशन ज़मीर मीडिया की नज़रों से ओझल रह गया, या इसको जानबूझकर इग्नोर किया गया है ताकि कुछ मखसूस मफादात हासिल किए जा सकें? तमाम मीडिया रोशन ज़मीर नहीं है, कुछ और इसमें बहुत से सियाह ज़मीर भी हैं। देखिए ना, आपको तो मालूम है कि आप जियो को ले लें, दुनिया को ले लें, डॉन को ले लें, नाम लिए बगैर अगर हम बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। चलिए, मैं नाम नहीं लेता और जिनका जिक्र आ गया वो तो आ चुका है। आप ये देखें कि इनकी सरगर्मियां हैं क्या। जब मैं इंडिया के चैनल पे जाता हूं तो वो एक खास तौर पर इन दो चैनलों के हवाले से, जिनका मैंने पहला और आखिरी का नाम लिया है, उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं और सनद के तौर पर करते हैं। गौर कीजिए मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जो लोग जब गैर मुल्की और खास तौर पर एक दुश्मन रियासत का मीडिया जिसका नाम इंडिया है, अगर उसका मीडिया यहाँ के कुछ चैनलों पर एतबार करके बात कर रहा है
तो राब्ते वाजे हो जाते हैं। तो वो रोशन ज़मीरी की बात जो है वो रोशन ज़मीरी नहीं है। सर लेकिन तारिक साहब, आपको ये लगता है कि वाकई अगर इसी नौइयत का कोई वाकया इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हुआ होता तो इंडियन मीडिया का तर्ज अमल भी यही होता, या इंडिया की हुकूमत का तर्ज अमल भी यही होता जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली? मैं आपको सिद्दीकी साहब इस बात का एक फिक्रे में जवाब देता हूं। आज मुझे 10 बरस हो गए हैं इंडिया के चैनल्स पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी मेरा ख्याल है करने का मुझे इत्तफाक हासिल रहा है। यकीन करें कि एक चैनल भी इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं अभी वॉशिंगटन में था, वहां से मैंने धड़ाधड़ इनके प्रोग्राम किए। एक चैनल जो है 1 मिनट के लिए भी रॉ की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की, अजीत डोवाल की और मोदी की पॉलिसियों से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हद तक आधे सेकंड के लिए तैयार नहीं है। मसलन ये अभी जो झड़प हो रही थी इसके ऊपर वो सारे ये कह रहे थे अब एक दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। यानी ये मीडिया कह रहा है अपनी हुकूमत को, और जाहिर है उन्हीं लोगों के कहने से उनकी लाइन एक होती है, वो एक खते मुस्तकीम में चलते हैं। और पाकिस्तान का मीडिया, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो मखसूस सेगमेंट ऑफ द मीडिया, मखसूस सेगमेंट ऑफ द मीडिया। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है? मतलब ये सारी खबरें वगैरह सब एक तरफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है और हमारे यहाँ वो काम कितना हो रहा है, ये तो खैर वक्त बताएगा। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसे क्या कहते हैं, जो इंटरनल तो मामलात की तहकीकात करना, अंदरूनी सलामती पर नज़र रखना, रियासत के अंदर जो उनासिर हैं अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, शरंगेजी कर रहे हैं, तो किसी और आपने देखा ट्रंप के जो बेटे का मसला इस वक्त चढ़ा आया हुआ है, वो तमाम का तमाम कौमी के साबका डायरेक्टर कौमी जो है उसके डिपार्टमेंट तहकीकात कर रहा है। तो ये इनका काम होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो इसके अफसरों का गैर मुल्की एजेंटों से राब्ता है। यानी ये लोग जो ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ एक ऑफिसर शिकायत लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया है, इसको उसके मुताबिक तो ये तमाम अफसर डबल एजेंट हैं और इनका डायरेक्टर डबल एजेंट है, जो एक मुस्तरद शुदा सुप्रीम कोर्ट के निकाले हुए वजीर आजम जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है, जो अदलिया के खिलाफ पाकिस्तान की काम कर रहा है, कुछ मेरे ख्याल में कुछ ज्यादती हो गई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ। अभी तक ऐसी कोई चीज प्रूव तो नहीं हो सकी है। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब के इस मुतालबे में किस हद तक जान आप देखते हैं कि शर्मनाक मुलाकात पर आईबीए चीफ मुस्तैफी हों? आपके ख्याल में यहाँ पर ट्रेनों के हादसा हो जाते हैं, मुर्दा बेचारे वो ड्राइवर के ऊपर इल्ज़ाम डालकर सब अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, बरूज़िम्मा हो जाते हैं, या बड़े से बड़ा हवाई हादसा, फ़ज़ाई हादसा हो जाता है, पायलट के ऊपर हम लोग सब कुछ कसूर डाल करके और घर चले जाते हैं। आपके ख्याल में इस छोटी सी हरकत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जो इमरान खान से साहब ने तजवीज़ की है, ज़ेब देती है कि ऐसी कौम को जो इतनी वसीउ नज़र हो, जिसे स्विस अकाउंट्स पर एतराज़ ना हो, जिसे पता नहीं किन किन चीज़ों पर एतराज़ ना हो, ये ज़्यादती से एक छोटी सी मुलाकात पर नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के साथ? मैं आपके तबसरे की सवाल की बजाय जो तजिया था उसकी रूह से 100% मुत्तफिक हूँ। इमरान का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, खबर साबित हो चुकी है। परवेज़ रशीद ने आज शाम उसकी तस्दीक की है कि आईबी के चीफ ने बिल्कुल मुलाकात की है, लेकिन कहा कि ये ज़ाती मुलाकात थी। ज़ाती मुलाकातें कोई नहीं होती जब आप सरकारी ओहदों पर होते हैं, आप फिर सरकारी ओहदेदार और मनसबदार की हैसियत से काम करते हैं। और साबिक वजीर आजम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक मालियाती धोखाधड़ी के और कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में निकाला है, और जिसकी पूरी औलाद के खिलाफ फर्द जुर्म तकरीबन कायम हो चुकी है या होने वाली है, जिसके सिंधी के खिलाफ 28 गवाहान की फहरिस्त आ रही है। अरे इतनी बात पर तो अमेरिका में पूरी की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी होती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जैसे कि आपने कहा, अरे कोई बात नहीं है, छोटा सा मामला है, जिस तंजिया अंदाज में आपने कहा है, मैं उसकी रूह से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। इनके ये बताइए, नईमुल हक साहब भी जो है वो जमहूरियत दुश्मनी पर तुले हुए हैं। पीटीआई जो है वो मुझे नहीं लगता है जमहूरियत की गाड़ी को ट्रैक पर देखना चाहती है। नईमुल हक साहब फरमाते हैं डीजीआईबी नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मुखालफत करेंगे।
अब ये तुल गए हैं DGIB की नौकरी लेने के या उनके करियर से खेलने के। आपके ख्याल में इन अफवाहों में कितनी सदाकत है कि नवाज शरीफ साहब के करीब हैं या उनकी बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की जा रही है? अच्छा, अगर इनको चेयरमैन नैब लगा दिया तो कौन सा तूफान आ जाएगा? इससे पहले वाले जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने कौन सी तोप चला ली? या इसके बाद अगर मैं आपको लगा दूंगा तो आप क्या कर लेंगे इस एक सिस्टम में रहते हुए, या मैं क्या कर लूंगा? अगर आप नवाज शरीफ के लगाए हुए आदमी होंगे या आप उसे क्या कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के लगाए हुए आदमी होंगे तो तोप ये चलाई जाएगी कि आप उनके मुफादात का, जो अगरचे मौजूदा साबका नाअहल वजीर आजम नहीं है, लेकिन वो तो हुकूमत पाकिस्तान चला रहा है। देखिए, रियासत पाकिस्तान को इस वक्त नवाज शरीफ चला रहा है। ये बात फौज के समझने की भी है, ये बात उसे क्या कहते हैं अदालतों के भी समझने की है। और रियासत, सर मैं आपकी इत्तला के लिए इसकी देता हूं कि रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम शाहिद खाकान अब्बासी है। जी, मैंने उन्हीं का नाम लिया है। नवाज शरीफ साहब की तरफ सारा इल्जाम अगर हम डाल दें मेरे ख्याल लग जाती है। मैं उसका जवाब देता हूं। पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम हाथों से चुना हुआ वजीर आजम है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के इजलास में, बल्कि रावलपिंडी के इजलास में बैठकर चुना था। और उसके बाद से वो जिस तकरीर में जाते हैं, जिस जलसे में जाते हैं, जिस प्लांट का इफ्तिताह करते हैं, वहां कहते हैं यहां पर नवाज शरीफ को होना चाहिए था। तो मुल्क में इंतशार फैला रहे 3 आदमी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल। अगर आप ये लोगों को इस हुकूमत में रहने देते हैं तो अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो जाएगा। अच्छा सर, चलें आपकी बात मान लेता हूं कि ये लोग जो हैं वो फसाद फिलर्स के मुर्तकिब हो रहे हैं, हालांकि मैं नहीं मानता, लेकिन चलें आप मेरे मेहमान हैं। मैं नाम आपने लिए, नाम मैं भी लेने की गुस्ताखी करूंगा माजरत के साथ इन तमाम साहिबान की जिनके मैं नाम ले रहा हूं। अगर मैं शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब को यही 3 ओहदे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए तो आपके ख्याल में पाकिस्तान कुर्रा अर्ज़ का कौन सा यानी जन्नत नज़ीर नमूना बन के उभर आएगा? सिस्टम तो वही सारा है ना सर। हम बिलावजह क्यों हुब्बे अली से ज्यादा बुग़्ज़े मुआविया क्यों निकल रहा होता है हमारा जब हम बात कर रहे होते हैं? नहीं, इसका ताल्लुक न हुब्बे अली न बुग़्ज़े मुआविया से, इसका हक़ाइक़ पसंदी से ताल्लुक है। हक़ाइक़ पसंदी ये है कि इन तीनों में से किसी भी शख्स का, ख़ासतौर पर इमरान का तो इम्तहान ही नहीं हुआ है। एक बात, जमहूरियत में मौक़े दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाते तो लोगों की मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, यहाँ अगर पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली इसी साल नहीं आती है और अगले साल अगस्त और जुलाई और सितंबर का इंतज़ाम किया जाता है, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है। ख्वाजा आसिफ अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ये लाइसेंस देने के लिए तैयार है कि वो उसामा बिन लादेन ने के मसले पर, जिस तरह अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के झूठे इल्जामात की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला कर दे। हम लेकिन वही ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका को ये तो आईना दिखाने की कोशिश की है ना, चाहे ये मुनहनी सी कोशिश ही कही जाए कि कल तक जो लोग आपके मंजूर नज़र थे अब आप उन्हें मतून कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत तो माननी पड़ेगी सर। देखें, आपकी खुश अकीदगी से मैं इख्तलाफ नहीं करता नूरुल आरफीन, लेकिन मसला ये है कि आपने ये देखना है कि आपके मुल्क का वजीर खारजा, में ज़रा वजाहत कर दूं, मुझे 10 सेकेंड दे दें। वो कर ये रहा है, वो अमेरिका में बैठकर, वो आज BBC का मैंने इंटरव्यू उसका सुना है, उसके जो पहले इंटरव्यू थे, वो कर ये रहा है, वो कह रहे हैं कि जिस लाइसेंस के तहत अमेरिका ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में इख्तियार दिया गया था, वही इख्तियार मैं आपको देता हूं, क्योंकि हम अभी तक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को ख़त्म नहीं कर सके हैं। लोगों को तज्जिया नहीं करना आता, ये इस बात का मतलब है। यही बात आज BBC के इंटरव्यू में वो ब्रिक्स का हवाला भी आया। हमने ब्रिक्स के मसले पे कहा कि यार ये तो ऐसे गजब की बात है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास 14 तारीख को जब ख्वाजा आसिफ को रेक्स टिलरसन का फोन आया था, उस वक्त के लेकर ट्रंप की तकरीर के दरमियान 8 दिन बाकी थे। इन्होंने ना चीन से रब्ता किया, ना ब्रिक्स के रेजोल्यूशन से पहले, एलामिया से पहले चीन से बात की। नतीजा ये हुआ ब्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत तफसीली तौर पर अपने प्रोग्राम में इस मौजू को डिस्कस कर चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में हम पहुँच चुके हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पड़ोसी ममालिक की पाकिस्तान दुश्मनी के उन तमाम अवामिल पर जिनका मुजाहरा इन दिनों किया जा रहा है। एक तरफ भारत ने अपनी अज़ली मोहब्बत का, अपनी अक़ीदत का सबूत देना शुरू किया है हमारी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग के ज़रिए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से फायरिंग की गई है, 2 शहरियों की शहादत हुई है। कंट्रोल लाइन पर जो फायरिंग हुई है उसमें मुतअद्दिद वाक़यात में, एक वाक़े में एक लड़की शहीद हुई है, 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे। दूसरे वाक़े में 4 शहरी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, कुछ शहरी शहीद हुए हैं। भारतीय फोर्सेस ने भारी हथियार भी इस्तेमाल किए। भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है, आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ ही अरसे में पाकिस्तान भारत से भी एहतजाज कर रहा होगा कि हमारी मगरबी सरहद से भी फायरिंग और गोलाबारी बंद की जाए। कम से कम भारत से हम एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो अक़ीदत का नमूना पेश किया गया है, ईरानी फोर्सेस की फायरिंग, पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, वाक़या सरहदी इलाके शहरी कोर में पेश आए, एक शख्स शदीद ज़ख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान की तरफ से भी इस तरह की अक़ीदत के नमूने पेश किए गए हैं। इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात इस तरह के हुए हैं, मोटर शेल वगैरह भी फायर किए गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से मुतल्लिक़ा इदारों ने पुरस्रार चुप का मुज़ाहरा किया है कि कहीं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इस यकतरफ़ा सफ़र को कोई ठेस ना पहुँचने पाए, ये आपगीना कहीं टूट ना जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, इनसे इस मामले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर? और मैंने इतनी जो तमहीद बांधी है, उस तमहीद से और जो इंकशाफात इन ख़बरों के ज़रिए से हो रहे हैं, उनसे आपको कितना इख्तलाफ है? हम इंडिया की तरफ से जो फायरिंग हो रही है उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से जो कुछ हो रहा है उस पर भी खामोश तमाशाई हैं, क्या कहेंगे? देखें, यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात आती है कि हमें अपने नेबर, चलो इंडिया तो हमारा एक अज़ल का दुश्मन है, पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और उस पर क्योंकि जब आपका 4 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता है, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो वो अमेरिका में जाके पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हैं। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है, ना हमें कोई पता है कि हमने क्या बात करनी है। आप ये बताइए कि ये हमें किसको नहीं पता कि इंडियन रॉ जो है वो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही है। रॉ अफगान इंटेलिजेंस मिल के वहाँ से बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके उनको ईरान बॉर्डर के ऊपर भेज रहे हैं, और वहाँ उनको ये प्रूफ, ये शो करते हैं कि पाकिस्तान पर दरअंदाजी हो रही है जिस पर ईरान फायरिंग करता है। इनको किसने ब्रीफ करना है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान के को चाहिए इनके एम्बेसडर को बुलाएं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को सबसे पहले ईरान जाना चाहिए था। ईरान जाएं, वहां जाके बात करें, उनको बताएं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं कि कैसे इंडियन रॉ जो है वो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात खराब करने में लगी हुई है, और किधर से वो इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या मकसद है उनको। और फिर अपने एक बामी कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बनाएं, फिर पाकिस्तान और ईरान मिल के बॉर्डर को सेव करें, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ऐसे हालात ना हो। ये प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर टोटल पैरालिसिस हुआ हुआ है, सारी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। आपके मिनिस्टर के ऊपर केस चल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर नैब में केस है, आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर LNG का केस चल रहा है। तो जब ये इन्वायरमेंट्स होंगी तो फिर दूसरी कुव्वतें इसका फायदा उठाती हैं। सर बात करें, अगर हम भारत की बात करें, हम ईरान की, तो मेरे ख्याल है अफगानिस्तान के साथ ज्यादती होती है। अफगानिस्तान की तरफ से भी दहशतगर्दों की फायरिंग हुई है। अफगानिस्तान में खैबर एजेंसी की तरफ से पाक फौज के एक लेफ्टिनेंट जो हैं वो शहीद हो गए। 22 साल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट अरसलान आलम, माफ़ कीजिएगा सर। इस तरह की शहादतें कोई पहली दफ़ा देखने में नहीं आई। मुख्तलिफ मौक़े पर हमारे जवानों की शहादतों का अलमनाक सानिया वक़ूफ़ पज़ीर होता रहा है, अब भी हो रहा है। शहादत मिल जाती है, घर वालों को जाकर आर्मी चीफ मिलते हैं, उनको दिलासे दिए जाते हैं, वो हमारे कौमी हीरोज़ की फ़हरिस्त में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इन वाक़यात के सद्देबाब के लिए कभी कोई कोशिशें सीरियसली नहीं की गई। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, और इस बार भी हम इस कोशिश में नाकाम क्यों रहे? देखिए, बड़ी ऑब्वियस वजह है, जब आपके प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वहाँ जाके वो कश्मीर के बात करते हैं, और वो ये नहीं जिक्र करते कि इंडिया टेररिज्म पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म कर रहा है। उनका सर्विंग नेवल कमांडर पाकिस्तान में पकड़ा गया जासूसी करते हुए। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता था, मैं इंतहा पसंदों को हवा देता था, मैं बलूचिस्तान की LNG तंजीमों को सपोर्ट करता था। एहसानुल एहसान का जिक्र नहीं किया कि उसने खुद कहा कि इंडियन रॉ तालिबान TTP को ट्रेन करती है, फंडिंग करती है, पैसा देती है। जब ये बातें हम वहाँ दुनिया को नहीं बताएंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि रॉ अफगान इंटेलिजेंस मिल के कैसे नेक्सिस से। अभी हमने ये जो राजगान सेक्टर में हमने पूरी कामयाबी हासिल की, अब हमने वहाँ पोस्टें बना ली हैं,
अभी वहाँ उनकी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आ सके, उन्होंने अपने एरिया में रहते हुए फायरिंग की है। कौन इन्वॉल्व था? अफगान ट्रुप्स, अफगान इंटेलिजेंस या दहशतगर्द जिनको वो सपोर्ट करते हैं। और यहीं से फिर बलोचिस्तान से वो निकलते हैं, उनको लॉन्च किए जाते हैं ईरान बॉर्डर के ऊपर ताकि ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हों। राइट सर, मैसेज क्लियरली कन्वेड। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है हमारे प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का, लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा अख्ताम करें, एक खबर आपकी नज़र की देता हूँ। कौमी सलामती कमेटी की LOC फायरिंग पर इजहार तशवीश। मेरा ख्याल है कौमी सलामती कमेटी में बैठे हुए लोगों को उन लोगों के घरों पर जाकर देखना चाहिए जहाँ इस वक्त मातम बरपा है। शायद कौमी सलामती कमेटी के अरकान को नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तानियत की कितनी बड़ी कीमत इस वक्त हमारे अपने पाकिस्तानी भाई और बहन या हमारे बुज़ुर्ग और हमारे जवान चुका रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उनको रियलाइज़ होगा तब शायद बात मजम्मत से, इजहार तशवीश से आगे भी बढ़े, क्योंकि जब कोई अपना जाता है तभी पता चलता है कि मौत का मज़ा क्या है। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।